चलिए सर, वेलकम टू दी अनादर मैराथन। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दी मैराथन। अगर आपने पहला वाला मैराथन नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर के देखो यूट्यूब। उसके अंदर में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। कौन कौन से टॉपिक कवर किए? बेसिक्स, क्लबिंग, एग्जाम्शन, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। ये 5 टॉपिक हम लोगों ने पहले वाले मैराथन में कवर किए हैं और इस मैराथन के अंदर में कुछ हम और टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ दी हेड्स। अच्छा जी, आप लोगों को बता दूं, आपको मुझे 3 जगह मैंडेटरीली फॉलो करना है। इस यूट्यूब के ऊपर बेल आइकन को दबा देना है। साथ साथ में आप लोगों को मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तीसरा, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है ताकि आपको बहुत सारे अपडेट फटाफट मिल जाएं। राइट, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमेंडमेंट लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आरटीपी पूरा का पूरा मे 21 का मैंने डाल दिया है, जाकर के चेक कर लेना, वो भी डाल दिया है। क्वेश्चन एंड डिस्कशन जो टोटली फ्री है, ये भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो जाकर के चेक करो ना मेरे भाई, तभी तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन होगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, ये वाले पार्ट को भी, जैसा आपने पहले वाले पार्ट को प्यार दिया है, ये वाले पार्ट को भी आपको बहुत सारा प्यार देना। अपने जितने दोस्त भाई रिश्तेदार होंगे जो नहीं क्लासेस ले पा रहे होंगे या जिन्हें रिवीजन की जरूरत होगी, प्लीज उन्हें ये पहुंचा दीजिए, क्योंकि सीएसआर एक्टिविटी बहुत जरूरी है और ये आपके लिए एक सीएसआर एक्टिविटी बनने वाली है। डन सर, आइए तो बात करते हैं इस मैराथन की। जो मैराथन के अंदर में मैं बुक यूज कर रहा हूं, ये बुक है फास्ट ट्रैक बुक, जो आपको मिल सकती है आपके नजदीकी वी स्मार्ट सेंटर के ऊपर। और आप चाहें तो ये आपके आसपास में भी अगर कोई शहर के सेंटर होगा तो वहाँ जाइए, वहाँ पे कॉल कीजिए, वहाँ पे पूछिए कि क्या ये बुक अवेलेबल है क्या, तो वो लोग आपको नज़दीक से ही अवेलेबल करवा सकते हैं। और अगर वो आपको अवेलेबल नहीं करवा रहे तो vsmartacademy.com के ऊपर ये अवेलेबल है। vsmartacademy.com पे सीए एंटर में जाइए, वहाँ पे बुक्स कॉलम, वहाँ पे डीडी सिलेक्ट कीजिए फैकल्टी वाइज में, वहाँ पे नीचे बुक्स अवेलेबल होगी। आप बुक्स, क्वेश्चनर और चार्ट घर पे मंगा सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए चार्ट्स मंगा लीजिए ताकि आप वॉल चार्ट्स लगा सको और क्विक रिवीजन कर सको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रिवीजन के साथ। सबसे पहला टॉपिक जो आज मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एग्रीकल्चरल इनकम। छोटा सा टॉपिक है। एग्रीकल्चरल इनकम से हमें क्या करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। राइट, सो डोंट केयर व्हाट दे थिंक। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरे क्या सोचेंगे इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। तुम अपनी मेहनत करते रहो, अपना 200% देते रहो। सक्सेस कब तक भागेगी यार तुमसे? अगर तुम अपना 100% दे रहे हो ना, तो सक्सेस भी तुम्हारे पास खुद चल के आएगी। यस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, तू कितनी मेहनत कर रहा है इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तू अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, तू अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है, सो बस खत्म हो गया काम। आप एक गलती जो करते हो ना कि भैया सब्जेक्ट में निपटा रहा हूं, बेटा तुम सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट तुमको निपटा रहा है, ये बात याद रखना। तुम सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट तुमको निपटा रहा है। तो निपटाने वाली हरकतें मत करो, लर्न करो चीजों को, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। राइट, यहां के जगह यहां उतारोगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर के साथ। सर, एग्रीकल्चर देखा जाए तो कुछ बातें बड़ी बेसिक है। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21A एंड एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट के अंदर में कवर्ड है भाई साहब? स्टेट लिस्ट के अंदर में कवर्ड है। एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट। सेक्शन 14A कहता है अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। अच्छा जी सर, 21A एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लेते हैं जो डिफाइंड है। एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। मतलब अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से आ रही होगी तो टोटली टैक्सेबल, टोटली टैक्सेबल, because the land must be situated in India and used for agricultural purpose। साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी यूज होनी चाहिए। अगर ये अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो जो इनकम है ये टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द particular head, either PGBP or other sources। Then any income from agricultural operations, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आने वाली कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी। अभी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या है? द वर्ड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर में, यस, पर राजा बिनोय सहाय जजमेंट आपको बताता है कि किन किन चीज़ों को हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मान सकते हैं। अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में हुआ तो ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम बनेगी। अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में हुआ तो ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम बनेगी। अगर वो मियरली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में हुआ, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर ये बेसिक एज वेल एज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में हुआ तो ये एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करता है तो इससे आने वाली इनकम हमें एग्रीकल्चर मानी जाएगी। सिर्फ सब्सिक्वेंट में है तो वो नॉन एग्रीकल्चर, और अगर बोथ के अंदर में है तो वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस, फार्म लैंड will be an agricultural income। income from any nurturing, sampling, settling, explanation 3 के हिसाब से agriculture income whether basic operation done or not। so नर्सरी से आने वाली इनकम हमेशा क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ये तो खैर हुआ बेसिक। एग्जाम में ये कंसेप्ट पूछा जाता है। टी, कॉफी और रबर जो एसएससी ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग में है, सिर्फ ग्रोइंग प्योरली एग्रीकल्चर इनकम, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पीजीबीपी अदर सोर्सेज। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी, रबर, तो इनकम टैक्स इसे डिवाइड करने बोलता है, कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर, कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के बीच में। क्या आपको याद है वो परसेंटेज? हाँ जरा याद कर मेरे भाई, वो परसेंटेज तुझे याद करना ही होगा। रबर के केस में 65-35, रबर के केस में 65-35 याद आ रहा है? देखो कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, कॉफी ग्रोन एंड कर्ड 75-25, कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड, कॉफी ग्रोन कर्ड एंड रोस्टेड 60-40, कॉफी ग्रोन कर्ड एंड रोस्टेड कितना बेटा? 60-40, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60-40 के बेसिस पे आएगा। ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं, ये परसेंटेज एक बार याद कर लो। डन सर। चलो जी, आते हैं कंपोजिट इनकम के ऊपर। जब टी कॉफी रबर के लिए इस तरीके के परसेंटेज को डिवाइड किया गया तो इंडस्ट्री में बाकी लोग भी कहने लगे भैया हमने क्या गलत किया, हमारे लिए भी परसेंटेज लेकर के आओ। लेकिन हर एक के लिए परसेंटेज तो ला नहीं सकते, इसी के लिए उन्होंने कंपोजिट एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट लेकर के आ गया। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं शुगर केन उगा रहा हूँ और उससे शुगर बनाता हूँ, जैगरी बनाता हूँ, वो एक पार्ट कवर हो गया। मैं सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल बनाता हूं, मैं पैडी से राइस बनाता हूं, ये भी तो ग्रो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब इनकी इनकम को कैसे क्लासिफाई किया जाए एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में? ध्यान से सुनिए। अगर मैंने उगा के डायरेक्टली बेच दिया, इफ आई सोल्ड डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग, तो जाहिर सी बात है मेरी इनकम प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। सो इफ डायरेक्टली sold, whatever is the sale value minus cost of cultivation will become agriculture income. So whatever is the sale value minus cost of cultivation will become agricultural income, right? Sold after processing, अगर आपने सेल किया है आफ्टर प्रोसेसिंग तो हमें यहाँ पे इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल कितना माना जाएगा? यू नीड टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू। यही प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचते तो फेयर मार्केट वैल्यू आता। इंस्टेड योर सेल्फ प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, अगर ये तुम मार्केट में बेचते तो फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचते। सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हैज टू बी कंसिडर्ड। पीजीबीपी कितना माना जाएगा? वॉट एवर इज द सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने कंसिडर किया है, ये यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये अज्यूम करते हुए यही प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीदते, तुमने तो खुद उगा करके अपना प्रोडक्ट यूज कर लिया, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीदते तो जाहिर सी बात है इस प्राइस पे होता फेयर मार्केट पे, एंड माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। भाई साहब ये आ जाएगा आपका पीजीबीपी। चेक कर लीजिए मालिक, कंपोजिट इनकम। यस चलो जी, आ जाओ, ध्यान देते हैं आगे। मेथड ऑफ एग्रीगेशन, दिस इज द लास्ट थिंग जो आपको एग्रीकल्चर में पढ़नी है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाएगा, आपको कोई ना कोई कंसेप्ट के साथ मिक्स करके पूछा जाएगा। प्रॉब्लम में अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो इस कंसेप्ट को याद रखना है जब आप टैक्स कैलकुलेट करते रहोगे। इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है बेटा? याद करना है। ध्यान से सुनना। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीवाई, एजेपी, अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी है, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको मेथड ऑफ एग्रीगेशन यूज करना पड़ता है। मेथड ऑफ एग्रीगेशन में टैक्स कैसे निकलता है? स्टेप 1 एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, स्टेप 2 टैक्स ऑन स्टेप 1, स्टेप 3 एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्टेप 4 स्टेप 3 के ऊपर टैक्स, स्टेप 5 डिफरेंस ऑफ टैक्स 2 - 4, फिर रिबेट, सरचार्ज और सेस अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जाएगा और फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, नॉट एप्लीकेबल टू फर्म और कंपनी।
एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड 5,000, अदर इनकम शुड एक्सीड 2,50,000, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख। स्टेप 1, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उस पे टैक्स। डिफरेंस ऑफ टैक्स आएगा, इसमें सरचार्ज, रिबेट और सेस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। डन है जी। यहां आपका एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट खत्म होता है। सो यहां पे हमारा एग्रीकल्चर का भी रिवीजन खत्म होता है। हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर। भाई साहब इंडेक्स पे टिक करना आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ चलो ये एक टॉपिक भी मैंने खत्म किया। इंडेक्स पे टिक करने में आपको बड़ा मजा आएगा, ये एक टॉपिक भी मैंने खत्म किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आओ मालिक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी। सैलरी का रिवीजन हम लोग करते हैं। सैलरी के अंदर में बड़ा इंपैक्ट आया 115 बीएससी के हिसाब से। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि सैलरी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही जो 115 बीएससी को कंसिडर करते हुए होगा। तो आइए फटाफट सैलरी का रिवीजन करते हैं। और अगर आपने इसके पहले सैलरी नहीं पढ़ा या सैलरी बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो दिस इज द टाइम कि आपको मेरे साथ सैलरी का फटाफट क्या कर लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आप बुक देखोगे तो बुक में हर जगह लिखा है कहां कहां अमेंडमेंट आया है। सैलरी में आज सच 2 अमेंडमेंट आए हैं। 2 अमेंडमेंट आपको सैलरी के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। यस, अच्छा जी। एक सभी लोगों को याद होगा, सैलरी बोले तो ये एक बहुत फेमस चीज है, याद रखना होगा। सैलरी के कुछ चैलेंजेस होते हैं। सैलरी के मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप एक पेज पे सैलरी में किस में क्या मीनिंग है इसको याद रख लेना, आप बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा जी सर, सबसे पहले सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन के ऊपर आते हैं। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर सैलरी के अंदर में टैक्स करना है तो जो अमाउंट मिली है एम्प्लॉय को, इट इज आउट ऑफ अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यस और नो? सैलरी इज टैक्सेबल, ध्यान से सुनिएगा, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल, रिसीव पहले हो गई तो टैक्सेबल। हालांकि कुछ चीजें रिसीव्ड बेसिस पे ही टैक्सेबल होती है। सम थिंग्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस ओनली। एडवांस सैलरी, बोनस, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड या अरियर्स ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी, बोनस, अरियर्स ऑफ सैलरी, ये 3 याद रखना। ये रिसीव्ड बेसिस पे ही टैक्सेबल होते हैं। जब रिसीव्ड होगा तभी टैक्सेबल होगा। रेस्ट ऑल अदर थिंग आर टैक्सेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस। यस, जब भी हम सैलरी कंप्यूट करते हैं इट इज अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस टैक्सेबल परक्विजिट। इसीलिए हमें सैलरी में ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती है। अच्छा जी, फुल्ली टैक्सेबल पार्ट ऑफ सैलरी। कुछ चीजें सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल होती है, जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी। दिखा ही आपको टैक्स करना है। सैलरी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता वेजेस और सैलरी के बीच में। फीस, वेजेस, सैलरी हमारे यहाँ सब सेम है। यस, कमीशन, लीव एनकैशमेंट, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन, रिटायरमेंट होने के बाद जो मंथली पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डजंट मैटर, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। आते हैं पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस के ऊपर। पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस के ऊपर, ये पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस 10 सबसेक्शन 14 के अंदर में लिखे हुए। ये पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस 10 सबसेक्शन 14 के अंदर में लिखे। क्यों मैंने आपको सेक्शन मेंशन किया, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, बताता हूं। पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है इसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया है, अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया है तो उसको इन सब में से सिर्फ एक अलाउंस मिलेगा। उसको 10-14 नहीं मिलता, उसको सिर्फ एक अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो भी किसके लिए? हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए। 10-14 की पूरी लिस्ट में से उसको सिर्फ एक अलाउंस मिलेगा अगर उसने 115 बीएसी ऑप्ट किया होगा। तो अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया होगा तो उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉय। बाकी 10-14 के अंदर में जो अलाउंस लिखे हैं वो मिलने नहीं वाले। हालांकि अगर उसने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया होगा तो भाई साहब ये बिल्कुल मिलेगा। आपने अगर रेगुलर बैच की होगी या फास्ट ट्रैक बैच की होगी, इसमें हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए मालिक, राइट। सबसे पहला अलाउंस, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, इसे हम रनिंग अलाउंस के भी नाम से जानते हैं। रनिंग अलाउंस ये किसको मिलता है मालिक? उन लोगों को मिलता है जो डेली ट्रैवलिंग के ऊपर होते हैं, जैसे बस ड्राइवर, कंडक्टर, टीटी, एयर हॉस्टेस, उन लोगों को दिया जाता है। कितना अलाउंस है? लोअर ऑफ 70%, लोअर ऑफ 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। 70% ऑफ अलाउंस और 70% और
10,000 per month, whichever is lower. Children education allowance 100 rupees per child per month subject to 2 child, 100 rupees per child per month subject to 2 child. Hostel allowance 300 per child per month subject to 2 child, 300 पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड. ये तो ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बार पूछी ही जाती है. फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. मालिक किसके लिए? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राइट. तो ये किसको दिया जाता है? उन लोगों को नहीं दिया जाता जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं. ये इन जनरल दिया जाता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस. वैसे मैं आपको याद दिला दूं, हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए 3200 पर मंथ का एग्जाम्पशन है. अदर देन हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस टोटली टैक्सेबल है. So in case of blind or handicap employee, 3,200, it is still available even if 115 BSE is opted. It is still available even if 115 BSE is opted. Yes. Underground allowance 800 per month exempt है मालिक. हाई एल्टीट्यूड अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन एल्टीट्यूड 1060 या 1600 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने एल्टीट्यूड के ऊपर है. ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ एग्जाम्प्ट है. इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट है, बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. अगर एसएससी ने 115 बीएससी लिया है, इन सारे अलाउंसेस में से सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉय अलाउड है, बाकी सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे मालिक? टैक्सेबल हो जाएंगे. लेकिन आपने अगर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया तो ये जितने भी एग्जाम्पशंस है ये सारे आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो. सो अगर आप अलाउंसेस की लिस्ट देखिए, एक पूरी लिस्ट यहां पे आप लोग देख सकते हैं. सबसे पहले बेसिक क्या क्या टैक्सेबल है. सब बेसिक टैक्सेबल, एडवांस, अरियर्स, बोनस, कमीशन, फीस, डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल. डियरनेस अलाउंस टोटली टैक्सेबल. सिटी कंपेंसेट करने के लिए आपको एक अमाउंट मिलती है कॉल्ड एज सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, राइट, ताकि शहर के खर्चे आप मीटअप कर सकें. या फिर अगर आपको गांव में भेजा जा रहा है तो जो आप लग्जरी लाइफ अपनी अवॉइड कर रहे हैं उसके लिए एक अलाउंस मिलता है कॉल्ड एज सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस. जनरली मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल है. हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन भी मिलता है. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल. जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है आपको रोजमर्रा के आपके मेडिकल चेकअप के लिए दिया जाता है, टोटली टैक्सेबल. फैमिली अलाउंस टोटली टैक्सेबल. एम्प्लॉय के घर वालों के लिए एक अलाउंस दिया जाता है कॉल्ड एज फैमिली अलाउंस, टोटली टैक्सेबल. लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस. अगर व्यक्ति को लीव अलाउड थी पर उसने लीव ना लेके वर्क कर लिया तो इसके कारण उसे क्या मिलता है? लीव एनकैशमेंट मिलता है. यस, अगर उसने लीव ना ली हो तो इस लीव के बदले उसको पैसे मिल जाते हैं, इसे बोलता है लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट अगर सर्विस के दौरान ही मिल गई है तो ये टोटली टैक्सेबल है. लंच ऑब्लिक टिफिन अलाउंस. लंच और टिफिन अलाउंस कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या नहीं दे पाता? कैंटीन फैसिलिटी नहीं दे पाता, तो वो उसको पैसे दे देता है, बोलता है कि भैया लंच और टिफिन का तू तेरा खुद देख लेना. लंच और टिफिन अलाउंस टोटली टैक्सेबल. अनकम्यूटेड पेंशन, जो मंथली पेंशन होती है इसे हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन इज टोटली टैक्सेबल. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो एम्प्लॉय को अगर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा है तो ये अमाउंट टोटली टैक्सेबल. ओवर टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस. ओवर टाइम अलाउंस जो दिया जा रहा है, ओवर टाइम अलाउंस, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एक अलाउंस मिलता है कॉल्ड एज ओवर टाइम अलाउंस, टोटली टैक्सेबल. सर्वेंट अलाउंस, एम्प्लॉय को अगर सर्वेंट अलाउंस मिला है टू कीप और टेक द फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट तो ये अलाउंस टोटली टैक्सेबल अलाउंस होता है. वार्डन अलाउंस, इंटरिम अलाउंस टोटली टैक्सेबल. प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसको एक अलाउंस मिलता है कॉल्ड एज प्रोजेक्ट अलाउंस, ताकि वो रिसर्च कर सके, तो ये अलाउंस टोटली टैक्सेबल अलाउंस होता है. टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल. मोबाइल अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल. टेलीफोन एट रेसिडेंसी is not taxable. Telephone allowance is taxable, but telephone at residence is not taxable. Transport allowance taxable है. Only transport allowance to handicap employees allowed as exemption. Any other cash allowance. इसके अलावा कुछ allowance fully exempt है, provided आपने उतना amount spend किया हो. कुछ fully exempt है. पहला traveling allowance. यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, अब हम बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग. दूसरे सिटी में जाने के लिए एक अलाउंस मिलता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस. जनरली सेल्समैन को दिया जाता है ताकि ये दूसरी सिटी में वर्क कर सके या ट्रैवल कर सके. ट्रैवलिंग अलाउंस टोटली एग्जाम्प्ट, प्रोवाइडेड ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हो. डेली अलाउंस, डेली अलाउंस टोटली एग्जाम्प्ट है मालिक, जो वहाँ पे डेली के खर्चे के लिए दिया जाता है. कन्वीनियंस अलाउंस, विद इन द सिटी ऑफिशियल पर्पस के लिए घूमने के लिए जो अलाउंस मिलता है इसको हम कन्वीनियंस अलाउंस कहते हैं. आम शब्दों में इसे पेट्रोल डीजल अलाउंस भी कहा जाता है. सो ये जो कन्वीनियंस अलाउंस है टोटली एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा. हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस. हेल्पर अलाउंस मिला है आपको या एकेडमिक अलाउंस मिला है कुछ रिसर्च एंड अदर एक्टिविटी करने के लिए, तो भाई साहब ये अलाउंस टोटली एग्जाम्प्ट है. अमाउंट
बीइंग यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए एक अलाउंस मिलता है कॉल्ड एज यूनिफॉर्म अलाउंस, टोटली एग्जाम। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऊनो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो अमाउंट मिलती है टोटली एग्जाम। अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को जो अलाउंस मिल रहे हैं ये टोटली एग्जाम्प्ट है, इसे हम अलग शब्दों में समट्री अलाउंस भी कहते हैं। तो समट्री अलाउंस जो मिल रहा है ये टोटली एग्जाम्प्ट है। अच्छा, ये बात याद रखना, ये सारे अलाउंस एग्जाम्प्ट है। क्या एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया तो भी ये अलाउंस मिलेंगे? मैं आपको बता दूं, इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर 115 बीएससी देन ही इज नॉट एलिजिबल टू द फॉलोइंग अबाउ अलाउंस एक्सेप्ट फॉलोइंग, मतलब ये अलाउंस अलाउड है अगर आप 115 बीएससी भी लेते हो। ऊपर की पूरी लिस्ट में से क्या क्या अलाउड है? ट्रैवलिंग अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो 115 बीएससी में, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो 115 बीएससी में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए आप क्लेम कर सकते हो। यानी अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया तो हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये अलाउंस, सॉरी कन्वीनियंस नहीं, ये अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे। एग्जाम्प्ट क्या रहेगा? सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, यही सिर्फ एग्जाम्प्ट रहेगा। यस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, अभी हम ऊपर पढ़ के आ गए, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो एक बार इस लिस्ट को आप फोकस कर लीजिए, यहाँ से मैं पूरा हटा देता हूँ, इस लिस्ट को आप फोकस कर लीजिए, स्पेशली इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे चाहते हैं तो इसका फोटो ले सकते हैं, ये क्लियर शॉर्टकट है किसका मालिक? इसी चीज़ का। डन है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस HRA। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया है, क्या बेटा 115 BAC ऑप्ट किया है तो HRA मिलने वाला नहीं है। अगर 115 BAC ऑप्ट किया है तो HRA मिलने वाला नहीं है। अगर आपने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो HRA कितना मिलता है? लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यस, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब होता है सर बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। आप फास्ट ट्रैक नोट्स देख रहे हो, बहुत मेहनत करिए इस नोट्स के ऊपर, इतनी कंसाइज करिए चीज़ों को ताकि आपको नो इफ नो बट ओनली कट टू कट वाला पॉइंट मिले एग्जामिनेशन के अंदर में। सो एग्जाम्पशन, लोअर ऑफ एक्चुअल, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50% हम लोग कब कब लेते हैं? व्हेन द सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। क्या क्या? सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जहां रेसिडेंस प्रोवाइड किया है, अगर वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई है तो 50%, रेस्ट ऑफ इंडिया 40% हमें लेना होता है। अगर कोई भी कंपोनेंट चेंज होता है, सैलरी, HRA, सिटी, कोई या रेंट पेड, कोई भी कंपोनेंट चेंज होता है, calculation has to be made separately. So if there is change in any factor, calculation has to be changed separately. मैं आपको बताऊं, आपके मॉड्यूल के अंदर में एक प्रॉब्लम है मोहित नाम का, वो एक प्रॉब्लम देख लो, ये लास्ट वाली जो लाइन अभी पड़ी है ना, कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली, सब समझ में आ जाएगा। 6 वर्किंग नोट बनानी पड़ती है उस प्रॉब्लम में। सो एक वो मोहित वाला प्रॉब्लम देख लो, आपको HRA के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यस, अच्छा जी सर, अभी तक हम देखिए, सैलरी इज अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सैलरी इज अ फाइन कॉम्बिनेशन, सैलरी इज अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक प्लस अलाउंस। तो बेसिक हमने डन कर दिया, प्लस अलाउंस डन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर हम पढ़ेंगे परक्विजिट्स और फिर आता है डिडक्शन। सो अब हम डायरेक्टली टर्न करते हैं, बेसिक और अलाउंस खत्म करने के बाद हम डायरेक्टली टर्न करते हैं डिडक्शन में। बेटा सैलरी से 3 डिडक्शन मिलते हैं, 16(1), 16(2), 16(3). सैलरी से 3 डिडक्शन मिलते हैं, 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) आता है बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। दिस इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 और एक्चुअल सैलरी विच एवर इज लोअर। यस, अच्छा सर, 16(2) इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल है, तो जब सैलरी कंप्यूट करते रहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम टैक्स कर देते हैं और नीचे आकर के एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, लेकिन मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये अवेलेबल नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस अवेलेबल नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस अवेलेबल नहीं है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 5000, तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी. सो लोअर ऑफ एक्चुअल 5000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी. First, you need to add the entertainment allowance in gross salary and then you need to take the deduction. तीसरा है बेटा प्रोफेशनल टैक्स. वट एवर इज द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेड, आपने जितना प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा 100% अलाउड एज डिडक्शन. यस और नो. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं. अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा, अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो फिर कोई भी डिडक्शन सेक्शन 16 का अवेलेबल नहीं है. यहां पे एक मस्त प्यारी छोटी सी लाइन लिख के रखी है, देखिए आपके नोट्स इस हद तक के लाके रखे हैं. तो अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है. चेक कर लो सर. डन है जी, आगे बढ़ते हैं. डिडक्शन के बाद अब हम चालू करते हैं बेटा क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट. एक एक रिटायरमेंट बेनिफिट को चुन चुन के मारेंगे. राइट, रिटायरमेंट बेनिफिट. एक बात याद रखें, 115 बीएससी का रिटायरमेंट बेनिफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आप ले सकते हो 115 बीएससी के साथ. राइट, रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है बेटा सबसे पहले ग्रेचुटी. क्या आता है बोलो बेटा, सबसे पहले आता है ग्रेचुटी. ग्रेचुटी याद कर बेटा 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ. ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिली होगी टोटली टैक्सेबल. ग्रेचुटी अगर रिटायरमेंट के बाद मतलब अपॉन डेथ ऑफ एसएससी मिली होगी नॉट टैक्सेबल. ऑन रिटायरमेंट मिली, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, non-government employee covered under the Gratuity Act, not covered under the Gratuity Act. If it is covered under the Gratuity Act, lower of 3 thing is exempt. पहला actual gratuity received, दूसरा 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service or part thereof in excess of 6 months. part thereof in excess of 6 months. राइट, मतलब 6 महीने के ऊपर जा रहा होगा, हमें पूरा साल कंसिडर करना होगा. 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी. सर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट पर्पस के लिए हो या ना हो. बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस के लिए हो या ना हो. और मैक्सिमम लिमिट तीसरा है बेटा 20 लाख रुपीज़. सो यहाँ एक बहुत बेहतरीन चार्ट बना करके रखा है, ध्यान से देखिएगा. अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला है ये टैक्सेबल है, आफ्टर द डेथ मिला है नॉट टैक्सेबल है, ऑन रिटायरमेंट मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट. अगर ये कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स या मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज. सैलरी का मतलब क्या है, ऊपर आके देखिए. अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए. आप समझ रहे हो नोट्स का लेवल क्या है, समझ रहे हो नोट्स का लेवल क्या है. हाँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर आपके पास नहीं होगा या बहुत बड़ी बुक होगी तो ये शॉर्टकट ले लेना, ये बुक आप बाय कर लेना. ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा. सो लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल 20 लैक्स, राइट, 20 लाख. नॉट कवर्ड भी है तो 20 लैक्स. हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस लेना है, पार्ट देयर ऑफ का लेने का कोई मतलब नहीं. और एवरेज सैलरी जो यहां पे लेना है वो 10 मंथ्स की लेना है प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की लेना है प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. सर यहां सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर. बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर. यस सर, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सो ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड और नॉट कवर्ड. नॉट कवर्ड के लिए हम क्या लेते हैं, एक्चुअल 20 लाख या 15/26 इंटू लास्ट वन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. वेट,
अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ कवर्ड के केस में, अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ सिर्फ कवर्ड के केस में, नॉन कवर्ड के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नो डिफरेंस फॉर अ नॉन सीजनल एम्प्लॉय। कवर्ड के केस में अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ तो वी टेक 7/26 इंस्टेड ऑफ 15/26। यस, अच्छा जी सर। सो ये था ग्रेचुटी, एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेचुटी को बहुत फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट चीज आती है बेटा 1010A, याद रखने का तरीका। अब मैं आराम करूंगा, ए से आराम करूंगा, पेंशन की जिंदगी जीऊंगा। पेंशन रिसीव्ड, रिटायर्ड होने के बाद आदमी को क्या मिलता है? पेंशन मिलता है साहब। पेंशन अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल गई टोटली टैक्सेबल, पेंशन अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल गई टोटली टैक्सेबल। आफ्टर द डेथ मिली तो इसे IFOS में डाला जाता है एज फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके घर वालों को पेंशन मिली तो इसे हम कहते हैं फैमिली पेंशन, जिसको हम डालते हैं बेटा कहाँ पे? IFOS के अंदर में। कहाँ डालते हैं बोलो? IFOS के अंदर में डालते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिली, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिली तो आपको देखना पड़ेगा ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेमेंट, एक साथ बड़ा पैसा। अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली। अनकम्यूटेड तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डजंट मैटर। अगर कम्यूटेड पेंशन है तो हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या उसे ग्रेचुटी भी मिल रहा है या उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा। अगर उसे ग्रेचुटी भी मिल रहा है सो वॉट एवर इज द अमाउंट रिसीव्ड लेस 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट है, बचा हुआ टैक्सेबल। 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट है, बचा हुआ टैक्सेबल। अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा तो 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। चेक करो, तो हमें देखना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ध्यान से सुन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पे फर्दर चीजें डिपेंड करेगी। अगर उसको ग्रेचुटी भी मिल रहा है तो 1/3 एग्जम्प्ट है, अदरवाइज 1/2 एग्जम्प्ट है। यस सर, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का मतलब क्या होता है? सर फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का मतलब क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का मतलब होता है अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। अगर ये पेंशन ऊनो से मिला है तो ये टैक्सेबल नहीं है, और जब भी पेंशन होगा इसको 89(1) का रिलीफ जरूर मिलेगा इफ एनी एप्लीकेबल। इसके बाद आता है हमारा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, राइट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार बाहर निकाल देता है, और बाहर अगर आपने निकाल दिया है एम्प्लॉय को तो इसके तहत लेबर लॉस के तहत आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उसे देना होगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आई है तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किसी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आई है तो ये टैक्सेबल नहीं है। बाकी पूरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टैक्सेबल है। लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, बचा हुआ टैक्सेबल। इसको भी 89(1) का रिलीफ मिलता है, इसको भी 89(1) का रिलीफ मिलता है। सो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज पर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टैक्सेबल। अदर्स actual amount received less lower of actual amount calculated as per industrial dispute act, maximum limit 5 लाख। अब आप ये सवाल पूछोगे कि सर कैसे निकालते हैं अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दो बातें हो सकती है, एक या तो आपको प्रॉब्लम में ऑलवेज दिया होगा हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दूसरा हो सकता है कि आपको निकालना पड़े। अगर निकालना पड़े सो दिस इज द फॉर्मूला, अगर निकालना पड़े दिस इज द फॉर्मूला 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ध्यान से सुनना, सैलरी क्या लेंगे? बेसिक प्लस डीए विच इज फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट, बेसिक प्लस डीए फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट। चलो मालिक, फिर आता है अब वॉलेंट्री
रिटायरमेंट, VRS जिसको हम लोग कहते हैं, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो VRS ले सकता है। एक बात को याद रखना पड़ेगा, अगर एसएससी है या तो वो 1010C ले सकता है या तो वो 89(1) ले सकता है। VRS के लिए ये पॉइंट है बॉस, या तो वो 89(1) का रिलीफ ले सकता है या तो वो 1010C ले सकता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर VRS ले रहा है, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज एग्जाम्पशन, पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख, तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। सो लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख रुपीज, तीसरा हायर ऑफ। तो थर्ड में से दोनों में से जो हायर रहेगा वो, और ABC तीनों में से जो लोअर रहेगा वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चेक करो सर, डन है जी। अच्छा जी, यहां सैलरी का मतलब क्या है सर, यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये जो डिडक्शन है ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम में मिल सकता है। एसएससी ने अगर 89(1) क्लेम किया, ही कैन नॉट क्लेम 1010C। इस बात को याद रखना, ये बड़ा होकर के क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है। तो सबसे पहले ग्रेचुटी, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट, तीसरा लीव इनकैशमेंट, तीसरा VRS, चौथा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। पांचवें पॉइंट पे आते हैं हम लोग लीव सैलरी के ऊपर, सेक्शन 1010AA। अब मैं आराम करूंगा, याद करने का तरीका 1010AA, आ से आराम। अब मैं आराम करूंगा, मैं लीव पे जा रहा हूं। सो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला अगर लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला टोटली टैक्सेबल, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टोटली टैक्सेबल। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिला, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल एयर। ऑन रिटायरमेंट मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में लीव सैलरी कुछ इस तरह से आएगा। मिनिमम ऑफ 4 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तीसरा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख एंड लीव क्रेडिट फॉर मोर देन 30 डेज। ये लीव क्रेडिट फॉर मोर देन 30 डेज कैसे काउंट किया जाता है, याद आ रहा है, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। कम ऑन वापस से, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। यहां सैलरी का क्या मीनिंग है भाई साहब, बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। जिन जिन लोगों ने मेरा रेगुलर क्लास किया, बहुत डीप में हमने सैलरी भी पढ़ा हुआ है, याद होगा तो। क्या 89(1) का रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है, 2 तरीके होते हैं, या तो लीव क्रेडिट प्रॉब्लम में दिया होगा या तो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। अगर दिया है तो टेंशन ही खत्म, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अगर नहीं दिया है तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 30 डेज ऑफ लीव एवरी ईयर। डिपेंड करता है प्रॉब्लम में, तुम्हें देखना होगा क्या 30 डेज से ज्यादा की लीव है, 30 डेज है, या 30 डेज से भी कम है। अगर 30 डेज से ज्यादा की लीव है तो हमें 30 डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। अगर 30 डेज से कम की लीव है तो एक्चुअल बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, माइनस लीव ऑलरेडी टेकन, जो आएगा वो बचेगा बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 आपको करना होगा। सो लोअर ऑफ 4 थिंग इन केस ऑफ लीव सैलरी, पहला एक्चुअल, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, थर्ड मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज, फोर्थ लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। चेक करो मालिक, डन है जी। ओके, यहां से हम लोग जाते हैं बेटा कहां पे, प्रोविडेंट फंड के ऊपर। इधर आओ बेटा, प्रोविडेंट फंड के ऊपर जाते हैं। प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट का 4 पार्ट। जब भी प्रोविडेंट फंड पढ़ते हो हमें 4 चीजें पढ़नी होती है, SPF, RPF, URPF, PPF, बराबर है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो RPF है, जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी आया है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोविडेंट फंड में जब भी कंट्रीब्यूट करते हैं 4 चीजें याद रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर का इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट जब आप विड्रॉ करोगे, ठीक है। रिसेंटली May 21 के RTP में ना URPF से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप जाकर के एक बार जरूर देखना। सो SPF की अगर मैं बात करूं, SPF की बात करूं, इंटर RTP में था ये। SPF की बात करूं, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। ओन कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन अंडर 80C, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट, फाइनल अमाउंट एग्जाम्प्ट। सो एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन विल गेट डिडक्शन अंडर 80C, employers contribution exempt from tax, interest on provident fund exempt, and repayment of lump sum amount totally exempt. यही अगर RPF है, own contribution is covered under 80C, employers contribution exempt up to 12% of salary, beyond 12% of salary is taxable. salary का meaning क्या है, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover.
इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है 9.5% पर एनम तक के, 9.5% के ऊपर का अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा होगा टोटली टैक्सेबल. एंड फाइनल अमाउंट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस एग्जाम्प्ट. URPF unrecognized provident fund, there is no deduction under ATC. Employer's contribution not taxable at the time it is contributed. इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल एट द टाइम इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड. सर क्यों? अरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो कहां से टैक्स करेगा. डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो कहां से टैक्स करेगा, राइट. हालांकि फाइनल अमाउंट इसके ऊपर इंटर आरटीपी में क्वेश्चन आया है. फाइनल अमाउंट के 4 कंपोनेंट होंगे. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. सो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट फाइनल में टैक्सेबल हो जाएगा. जब भी फाइनल अमाउंट मिलेगी टोटली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी. ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल क्योंकि वो मेरा ही पैसा है, मुझे ही वापस मिल रहा है. और जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस के अंदर में. तो 4 कंपोनेंट हो गए, ध्यान से सुनना. एम्प्लॉइज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉइज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, एंड एनी अदर रिसीट मतलब पूरा का पूरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी. पीपीएफ की बात करें तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज कवर्ड अंडर एटीसी. एम्प्लॉयर का तो सवाल नहीं उठता. इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट, फाइनल अमाउंट इज एग्जाम्प्ट. अच्छा, इस साल एक अमेंडमेंट आया है, फाइनेंस एक्ट 20 ने एक अमेंडमेंट दिया है. भैया अमेंडमेंट को जरा ध्यान से सुनना. अगर आरपीएफ, एसपीएफ, सॉरी आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड और पेंशन स्कीम के अंदर का कंट्रीब्यूशन, 3 चीजें, आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड, पेंशन स्कीम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर जा रहा है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर जा रहा है, तो दैट एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट. क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. मतलब अगर आपका आरपीएफ, समझो आरपीएफ आपका 4 लाख रुपए है फाइनल, सब चीजें माइनस करने के बाद. सुपर एन्युएशन फंड में आपका कंट्रीब्यूशन है लेट्स से 4 लाख रुपीस, और पेंशन स्कीम के अंदर में आपका कंट्रीब्यूशन है 4 लाख रुपीस. टोटल कितना हुआ? 12 लाख. फाइनेंस एक्ट 19 तक के ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 ने कहा अगर ये तीनों का मिला के 7,50,000 से ऊपर जा रहा है तो जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजिट. तो परक्विजिट में एक नया परक्विजिट आया है. अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को इन तीनों का इंडिविजुअली या कंबाइंड करके 750 से ऊपर जा रहा होगा तो जो एक्सेस है इट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट. मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में इसके ऊपर बहुत जबरदस्त क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है, वो एक एग्जांपल भी कर लोगे तो काफी हो जाएगा. सो 12 माइनस 7.5, 4,50,000 टैक्सेबल हो जाएंगे एज परक्विजिट. 4,50,000 टैक्सेबल हो जाएंगे एज परक्विजिट. सो दिस इज द अमेंडमेंट, दैट इज अमाउंट इन और अमाउंट इन एग्रीगेट contribution made to an account by an employer in recognized provident fund, ATCCD pension fund and approved superannuation fund to the extent it exceed 7,50,000 per annum, it will be taxable as perquisite. फर्दर जब ये 750 लेते रहेंगे, सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, इनके ऊपर का अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है, मान लें इन सबका मिला के इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5,50,000 रुपीज. मतलब जब ये 750 का लिमिट काउंट करते रहेंगे, क्या इसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी काउंट करना है? यस. द एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और एनी अदर सम to the balance of the credit of fund to the extent it relates to contribution to the said clause which is included in total income in previous year and computed as per the manner as may be prescribed. तो 7,50,000 जब ये काउंट करते रहेंगे तो इसके ऊपर का कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड भी आया होगा वो भी हमें काउंट करना होगा. सो इट्स अ बिग अमेंडमेंट. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सैलरी के अंदर में पूछा जाएगा. ये पहला अमेंडमेंट है सैलरी के अंदर का. सो क्या अमेंडमेंट है मालिक? अगर आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड और पेंशन स्कीम का इंडिविजुअली या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर जा रहा है, जो टैक्सेबल है ये ऐसे ही रहेंगे. अगर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 750 के ऊपर जा रहा है तो भी आपका परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा. इसे परक्विजिट का नया क्लॉज दिया गया है. यस और नो. चलो मालिक ऊपर वापस आते हैं. अब तक हमने क्या पढ़ लिया? सैलरी के अंदर में अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक, फिर पढ़ लिया कौन कौन से अलाउंस कैसे कैसे टैक्सेबल है, फिर हमने पढ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं परक्विजिट. इन सब में से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सैलरी बन जाएगा.
तो हमने बेसिक पढ़ लिया, अलाउंस पढ़ लिया, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ लिया, डिडक्शन पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? परक्विजिट पढ़ना है। परक्विजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैलरी के अंदर में, आपको भी याद होगा परक्विजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस और नो। चलिए आइए, परक्विजिट में कुछ परक्विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक परक्विजिट पे थोड़ा अलग अलग जाएंगे। सबसे पहले आते हैं गिफ्ट के ऊपर, यस गिफ्ट वाला परक्विजिट, गिफ्ट वाला परक्विजिट। अगर गिफ्ट एनुअली 5000 पर एनम के ऊपर नहीं जा रहा, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। लेकिन अगर गिफ्ट 5000 पर एनम के ऊपर जा रहा होगा, सभी सीएमए वाले ध्यान से सुन लो, अगर गिफ्ट 5000 के ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट है, मल्टीपल ट्रीटमेंट है। खुद इंस्टीट्यूट भी इस चीज को 2 बार ट्रीट करता है। एक, इंस्टीट्यूट व्यू लेता है कि भैया 5000 के ऊपर जितना भी गिफ्ट गया कंप्लीटली टैक्सेबल, यानी अगर गिफ्ट का वैल्यू 10,000 हुआ, चाहे किसी भी ओकेजन पे मिला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शादी में ही क्यों ना दिया, उसका टैक्सेबिलिटी इधर आ जाएगा, राइट। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिला, वो यहां आ जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ गिफ्ट 5000 से एक्सीड कर रहा है, द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। इंस्टीट्यूट ये व्यू लेता है। हालांकि कई ऑथर्स इस पे अलग व्यू भी लेते हैं कि अमाउंट एक्सीडिंग 5000 इज टैक्सेबल, अमाउंट एक्सीडिंग 5000 इज टैक्सेबल, यानी ओनली बैलेंस 5000 इज टैक्सेबल। हालांकि इंस्टीट्यूट दोनों तरफ से आंसर सॉल्व करता है, वो पहले टोटली टैक्सेबल कर देता है और नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है। तो आप भी जब सॉल्व करेंगे इस बात को याद रखेंगे, आपको भी 2 बार सॉल्व करना होगा, यस और नो मेरे मालिक, आ जाओ। So if it does not exceed 5000 per annum, it is not taxable. If it exceed 5000 rupees, alternative 1 followed by ICI, amount exceeding 5000 is fully taxable. Amount exceeding 5000 is fully taxable. Alternative 2, ICI provides that if it exceeds 5000, only the excess portion is taxable. चेक कर ले मालिक, बहुत प्रिसाइज के अंदर में दिया हुआ है। आओ बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और कौन सा परक्विजिट है सर? परक्विजिट है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड क्लब फैसिलिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड देता है, अगर ये क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो निल, पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो जितना भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट लगी होगी, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बिकेम परक्विजिट। इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर कि जब भी उसने क्रेडिट कार्ड दिया है वो उसको लिख करके देगा कि भैया ये ऑफिशियल पर्पस के लिए था या पर्सनल पर्पस के लिए था। सो ऑफिशियल पर्पस होगा, कोई बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं हुआ, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट अदर देन ऑफिशियल पर्पस। वट एवर इज द एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को बेर हुआ है माइनस एम्प्लॉय की सैलरी से अगर कुछ रिकवर किया होगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। अगर क्लब ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो निल, ये सभी एम्प्लॉय को यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है तो निल। क्लब की जो इनिशियल मेंबरशिप फीस है वो टैक्सेबल नहीं है, क्लब की इनिशियल मेंबरशिप फीस टैक्सेबल नहीं है। इनिशियल मेंबरशिप फीस छोड़ करके जो भी कुछ है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। डन सर, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यूज ऑफ मूवेबल एसेट बहुत बार पूछा जाता है सर, बहुत बार पूछा जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट यूज करने के लिए देता है। अगर ये लैपटॉप या कंप्यूटर है, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए क्यों ना दिया हो, एग्जाम्प्ट याद रखिएगा, लैपटॉप और कंप्यूटर दिया टोटली नील, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए दिया हो या ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया हो, डजंट मैटर। कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़ दिया जाए तो ओनर का ओन्ड है या उसने भी हायर किया है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये एसेट ओनर के ओन्ड है, दैट इज एम्प्लॉयर ने ओन्ड किए हुए हैं, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज द परक्विजिट। अगर उनने भी किराए पे लाया है तो वट एवर इज द हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। नेक्स्ट है बेटा RFA, सबसे ज्यादा चलता है मालिक, सबसे ज्यादा चलता है RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मे बी फर्निश्ड मे बी अनफर्निश्ड। रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है, पर फर्निश्ड का वैल्यूएशन करने के लिए आपको अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन करना ही होता है। फर्निश्ड का वैल्यूएशन करने के लिए आपको अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन करना ही होता है। तो सबसे पहले अनफर्निश्ड में आ जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अनफर्निश्ड के अंदर भी 2 क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वट एवर इज द लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स होते हैं उसके लाइसेंस फीस होते हैं, सो लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल एज सैलरी, लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल एज सैलरी।
अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमें तीन बातें होगी देखनी होगी, इज द अकोमोडेशन ओन्ड, हायर्ड और प्रोवाइडेड इन होटल। हमें तीन बातें देखनी होगी, इज द अकोमोडेशन इज ओन्ड और इट इज हायर्ड और प्रोवाइडेड इन होटल। अगर अकोमोडेशन ओन्ड है मतलब एम्प्लॉयर का ओन्ड है, एम्प्लॉयर ने क्वार्टर्स बना करके रखे हुए हैं, अगर एम्प्लॉयर ने क्वार्टर्स बना करके रखे हुए हैं तो आपको उस सिटी का पॉपुलेशन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पॉपुलेशन चेक करना पड़ेगा। सो इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय हिम, चेक द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एज पर द लास्ट सेंसस। पॉपुलेशन अगर 25 लाख के ऊपर है 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख है 10% ऑफ सैलरी, लेस देन 10 लाख है 7.5% ऑफ सैलरी माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। सर सैलरी का मतलब क्या है? आरएफए पर्पस के लिए। अरे यही तो वो पॉइंट है, आरएफए पर्पस के लिए सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। वापस बोलो वापस बोलो, यहां सैलरी का डेफिनेशन सबसे बड़ा डेफिनेशन है, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। इधर आओ, सैलरी का मीनिंग देखते हैं। सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। यहां सैलरी का डेफिनेशन सबसे बड़ा डेफिनेशन है और आता ही आता है। सो अगर अकोमोडेशन ओन्ड है तो हम उस सिटी का पॉपुलेशन देखेंगे। पॉपुलेशन 25 लाख रुपीज से ऊपर होगा तो 15% ऑफ सैलरी, 10 to 25 लाख रुपीज होगा तो 10% ऑफ सैलरी, 10 लाख से भी नीचे होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अकोमोडेशन अगर उनने भी हायर किया है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आईसीआई, एसईएमएआई, आईसीएआई और आईसीएमएआई एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, आईसीएसआई एग्जाम के अंदर में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना इस बात को। सो अकोमोडेशन इज हायर्ड, अगर अकोमोडेशन भी उनने काय पे लिया है बेटा? हायर के ऊपर लिया हुआ है, तो लोअर ऑफ एक्चुअल और 15% ऑफ सैलरी, लोअर ऑफ एक्चुअल और 15% ऑफ सैलरी, लोअर ऑफ एक्चुअल और 15% ऑफ सैलरी। चेक कर लो मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर होटल में प्रोवाइड किया है अप टू 15 डेज नील, बियॉन्ड 15 डेज 24% ऑफ सैलरी। सो सबसे पहले क्या करोगे आप? जैसी आरएफए आया दो पार्ट बनाना, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। फर्निश्ड को गोली मारो, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड में दो पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओन्ड, हायर्ड, होटल। ओन्ड है तो पॉपुलेशन चेक करना, हायर्ड होगा तो लोअर ऑफ एक्चुअल और 15% ऑफ सैलरी, और तीसरा होटल में दिया है तो अप टू 15 डेज नील, बियॉन्ड 15 डेज 24% ऑफ सैलरी। एवरीवेयर सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। सबसे ज्यादा बड़ी डेफिनेशन सैलरी की यहां है, राइट? तो अगर प्रॉब्लम में आरएफए आए, इसको लास्ट में सॉल्व करना और हमेशा इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना, इसको लास्ट में सॉल्व करना और हमेशा इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना, आपको बता दे रहा हूं, ठीक है सर? चलो जी इधर आ जाओ। अब अनफर्निश्ड का खत्म हो गया तो फर्निश्ड के ऊपर आते हैं। अगर फर्निश्ड के ऊपर आ रहे हो तो वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड ले लो, सबसे पहले वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड ले लो। इसीलिए मैंने बोला था अगर फर्निश्ड निकालना भी है तो वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड तो लेनी पड़ेगी मालिक। सो वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड प्लस इसमें फर्नीचर की कॉस्ट ऐड कर दो। अगर फर्नीचर ओन्ड होगा एम्प्लॉयर द्वारा तो 10%, हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस, अभी याद करो हम पढ़ के आए, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। सो ओन्ड होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, विल बिकेम परक्विजिट, विल बिकेम परक्विजिट। चलो एक बात याद रखें, एम्प्लॉय अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या किया गया है? ट्रांसफर किया गया है, और पुराने प्लेस पे भी उसके पास घर है और नए प्लेस पे भी घर है, तो एटलीस्ट फॉर 90 डेज एक घर का वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाता। चेक करिएगा, वेयर द एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन इन न्यू प्लेस ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन ओनली फॉर वन सच प्लेस हैविंग लोअर वैल्यू फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 days, thereafter the values for both the house। सो पहले 90 दिन तक के, जब इस जगह पे भी घर है इस जगह पे भी घर है, तो पहले 90 डेज तक के हम उस घर का वैल्यू लेंगे जिस घर का वैल्यू लोअर होगा। 90 डेज के बाद भी अगर अपने दोनों घर ओन करके रखे हुए, दोनों घर आपके कब्जे में है, तो फिर दोनों का वैल्यू क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा।
ओके सर, यहाँ आते हैं इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दिया तो इट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। अगर स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया है इट इज नॉट टैक्सेबल एज परक्विजिट। लोन अमाउंट 20,000 से ऊपर नहीं जा रही, इट इज नॉट टैक्सेबल एज परक्विजिट। हालांकि बाकी सारे केस में, दैट इज इफ द लोन अमाउंट इज बियॉन्ड 20,000 इट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। कब? अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू और हायर देन एसबीआई रेट होगा, नॉट टैक्सेबल। इफ इट इज इक्वल टू और हायर देन एसबीआई रेट इट इज निल। अगर एसबीआई रेट से लोअर का रेट होगा तो ही परक्विजिट टैक्सेबल होगा। अब एसबीआई का रेट कौन से डेट को देखना है? फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज 1/4/2020 आप सभी के केस में। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई से लोअर होगा तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के बेसिस पे क्या निकालना है? परक्विजिट निकालना है माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के आपको निकालना है माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। देन आ जाओ जी, मील फैसिलिटी। मील फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मील देता है। अब ऐसे केस में क्या टैक्सेबल है? एक बात याद रखिए, टी कॉफी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स नथिंग इज टैक्सेबल। अगर ऑफशोर इंस्टॉलेशन पे मील प्रोवाइड किया है नथिंग इज टैक्सेबल। इसके अलावा वैल्यू पर मील अगर 50 रुपीज से ऊपर जा रही होगी तो ही टैक्सेबल। वैल्यू पर मील 50 रुपीज से ऊपर जा रही होगी तो टैक्सेबल। यस, एट द सेम टाइम एक और बात याद रखना होगा, अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया होगा तो ये अवेलेबल नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पर्क अवेलेबल नहीं है। अगर 115 BAC ऑप्ट किया होगा तो जो वाउचर्स दिए जाते हैं आपको ये अवेलेबल नहीं है। इफ दिस इज डन, चलिए मील फैसिलिटी के बाद आते हैं मोटर कार के ऊपर। मोटर कार सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नेक्स्ट पार्ट आफ्टर RFA। RFA के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पूछी जाती है तो मोटर कार पूछी जाती है भाई साहब। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार प्रोवाइड किया, राइट, या अदर व्हीकल प्रोवाइड किया तो उसका परक्विजिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है हु ओन द कार। सो सबसे पहले कार के केस में दो बात हो सकती है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉय। सबसे पहले ये देखा जा सकता है अगर एम्प्लॉयर ने ओन किया होगा तो और दो पार्ट में तोड़ो, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। इधर भी दो पार्ट में तोड़ो, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर है मतलब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो तीसरी चीज देखनी होती है पर्पस क्या है। अगर कार इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, पर्पस ऑफिशियल होगा तो निल। पर्सनल पर्पस के लिए कार दी होगी तो 10% ऑफ द कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कार बोथ पर्पस के लिए यूज होती है, पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है, तो हम कार का सीसी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सीसी, दैट इज क्यूबिक कैपेसिटी। अगर कार का सीसी अप टू 1.6 लीटर है तो 1800 पर मंथ इज द परक्विजिट। अगर बियॉन्ड 1.6 लीटर है तो 2400 पर मंथ इज द परक्विजिट। और ध्यान रखें 900 पर मंथ भी हमें ऐड करना पड़ता है इफ चॉफर इज प्रोवाइडेड। इफ चॉफर इज प्रोवाइडेड तो 900 पर मंथ भी हमें ऐड करना पड़ता है, लेकिन हम चॉफर तभी ऐड करते हैं जब प्रॉब्लम में दिया हो। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया तो चॉफर का वैल्यू ऐड नहीं करना है। चॉफर का मतलब ड्राइवर। सो अगर एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता है, ऑफिशियल पर्पज निल, पर्सनल पर्पज एक्चुअल कॉस्ट 10% ऑफ हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, बोथ पर्पस के लिए होगा तो सीसी चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम में ये तो बताया कि कार दी है लेकिन ये नहीं बताया कि भैया सीसी कितना है, तो लोअर देन 1.6 सीसी का अज्यूम करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यस और नो? अच्छा जी सर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ध्यान से सुनना, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। कार ओन तो एम्प्लॉयर द्वारा थी लेकिन मेंटेन उसको एम्प्लॉय कर रहा है। कार ओन तो एम्प्लॉयर द्वारा थी लेकिन मेंटेन उसको एम्प्लॉय कर रहा है, तो फिर ऑफिशियल पर्पज निल,
पर्सनल पर्पस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, एंड बोथ पर्पज हुआ तो अगेन सीसी चेक करेंगे। अप टू 1.6 लीटर 600 पर मंथ, बियॉन्ड 1.6 लीटर 900 पर मंथ, प्लस 900 पर मंथ अगर चॉफर भी प्रोवाइड किया है तो। अगर चॉफर नहीं प्रोवाइड किया है तो आप इसे ऐड नहीं करते। यस इज दैट डन मालिक? आ जाओ। आ जाओ मालिक। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। कार अगर एम्प्लॉय की है, खुद ही मेंटेन कर रहा, तो जब एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। अगर कार मेरी है और मैं खुद ही उसको मेंटेन कर रहा हूँ, नॉट इन कुछ भी चीज एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा, तो नथिंग इज रिसीव, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। दूसरा, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, हियर द वर्ड शुड बी एम्प्लॉय, एंड इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ऑफिशियल पर्पज होगा तो नील, पर्सनल पर्पज होगा तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बोथ पर्पज होगा तो एक्चुअल में से इतना अमाउंट आपको माइनस करना है। एक्चुअल में से इतना अमाउंट आपको माइनस करना है, 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सीसी, एंड 900 पर मंथ इफ चॉफर इज प्रोवाइडेड। यस, इफ चॉफर इज प्रोवाइडेड, इतना अमाउंट माइनस करना है। यहां जितना टैक्सेबल था इतना अमाउंट यहां माइनस करना है, इस बात को गौर कीजिएगा। यस, अगर कोई और अदर व्हीकल प्रोवाइड किया है अपार्ट फ्रॉम कार, ऑफिशियल पर्पज होगा तो नील, पर्सनल पर्पज होगा तो एक्चुअल, अदर बोथ पर्पज होगा तो वट एवर इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस 900 पर मंथ इज द परक्विजिट। चेक कर लो मालिक। Is this done? चलो जी, कार के बाद अब आते हैं किसके ऊपर बेटा? यहां पे टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। कुछ परक्विजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कौन हो गए? डायरेक्टर हो गया, जिसके पास कंपनी के सब्सटैंशियल, जिसमें कंपनी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो। तीसरा, पर्सन जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 पर एनम से ऊपर जा रही हो, तो टेक्निकली हर एम्प्लॉय ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है, राइट। जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 से ऊपर जा रही हो, टेक्निकली हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाता है लास्ट क्लॉज की वजह से। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कनेक्शन किसके नाम से है। इफ कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है तो ये हर एम्प्लॉय को टैक्सेबल है, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या ना हो। कनेक्शन अगर एम्प्लॉयर के नाम से है तो ये उसी एम्प्लॉय को टैक्सेबल है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, राइट। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दो बातें हो सकती है, या तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या तो दूसरों से खरीद के दे सकते हैं। अगर हमने मैन्युफैक्चर करा है सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अगर हमने दूसरों से लेके दिया है, फॉर एग्जांपल इंडियन एचपी खुद मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, उन्होंने दूसरों से लेके गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया है, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस एनीथिंग रिकवर्ड, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस एनीथिंग रिकवर्ड। इज दैट डन? चलिए, एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी देता है। अगर एजुकेशनल का जो कॉस्ट है पर मंथ एक्सीड नहीं कर रहा 1000 से तो नील।
So if the cost per month does not exceed 1000, nil. If cost exceed 1000 per month, कॉस्ट इन अ सिमिलर स्कूल माइनस एनीथिंग रिकवर्ड. अब यहां पे भी मल्टीपल ओपिनियन है. अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक्स देखोगे तो यहां पे भी मल्टीपल ओपिनियन है. 1000 रुपए के ऊपर कुछ आईसीएआई मानते हैं, इंस्टीट्यूट्स मानते हैं कि भैया 1000 रुपए के ऊपर गया इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, और कुछ ऑथर्स कहते हैं कि भैया 1000 रुपए के ऊपर गया तो ओनली डिफरेंस इज टैक्सेबल. फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर मंथ था 2000 रुपीज, तो आईसीएआई के हिसाब से पूरा 2000 इज लाइबल टू टैक्स, जबकि ऑथर्स के हिसाब से ओनली 1000, दैट इज अमाउंट बियॉन्ड 1000 इज टैक्सेबल. यस. ट्रैवलिंग फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. यस, ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर ये रेलवे और एयर वालों को दिया नथिंग इज टैक्सेबल. अदर्स को दिया सो वट एवर इज द अमाउंट चार्ज बाय द पब्लिक माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड. देन वी कम टू मेडिकल फैसिलिटी. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है. इन इंडिया दे सकता है, आउटसाइड इंडिया दे सकता है. अगर इंडिया में प्रोवाइड किया, फॉलोइंग इज एग्जाम, ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अपने एम्प्लॉय को हॉस्पिटलाइजेशन पूरा फ्री किया हुआ इन द ओन हॉस्पिटल, टोटली एग्जाम. गवर्नमेंट हॉस्पिटल टोटली एग्जाम. अप्रूव्ड हॉस्पिटल टोटली एग्जाम. एनी हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस टोटली एग्जाम. राइट. क्या टैक्सेबल है? अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी रीइंबर्स कर दिया इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज फुल्ली टैक्सेबल, इज फुल्ली टैक्सेबल. राइट. आउटसाइड इंडिया अगर मेडिकल फैसिलिटी दी है तो तीन बातें सोचनी पड़ेगी. ट्रैवल, स्टे, मेडिकल. तीन बातें सोचनी पड़ेगी. ट्रैवल, स्टे एंड मेडिकल. स्टे और मेडिकल उतना एग्जाम जितना आरबीआई ने स्पेसिफाई किया. सो मान लीजिए आपका मेडिकल और स्टे के ऊपर खर्चा लग रहा है 3 लाख, आरबीआई ने बोला है 2 लाख तक के एग्जाम, तो 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रैवल तभी टैक्सेबल होगा व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड 2 लाख. अगर एम्प्लॉय का जीटीआई 2 लाख से ऊपर जा रहा होगा तो ट्रैवल का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. यस सर. चलो जी. कुछ परक्विजिट फुल्ली एग्जाम्प्टेड परक्विजिट है, जैसे टी स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर, फी मील्स इन अ रिमोट एरिया ऑफशोर इंस्टॉलेशन. परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर इंडियन गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया सैलरी दे रही है, दैट सैलरी इज टैक्सेबल इन इंडिया, बट परक्विजिट और अलाउंस टोटली एग्जाम्प्ट है. राइट. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम. फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इफ कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज. इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज. कंप्यूटर एंड लैपटॉप गिवन फॉर ऑफिशियल ऑब्लिक पर्सनल यूज. रेंट फ्री अकोमोडेशन और कन्वेयंस टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज. ट्रैवलिंग फैसिलिटी टू एयरलाइंस और रेलवे एम्प्लॉय. इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क. इज दैट डन? चलो जी. इसके बाद हम आते हैं ईसॉप्स के ऊपर. ईसॉप्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ईसॉप्स देता है. इसमें भी एक अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनिए. इसका जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है मैंने टीडीएस के अंदर में कवर किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट कवर किया हुआ है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर ईसॉप्स प्रोवाइड करता है तो ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है. किस साल? जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल, जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल. लेकिन एलिजिबल एम्प्लॉयर अगर होगा एटीआईएसी वाला तो उसके लिए चेंज किया गया है. हालांकि आप इन जनरल याद रखिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर क्या प्रोवाइड किया होगा, बॉस ईसॉप प्रोवाइड किया होगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है. कब टैक्सेबल है? इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल टैक्सेबल है. सो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस अमाउंट रिकवर्ड, जितनी भी अमाउंट रिकवर्ड किया होगा. सो वट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन माइनस अमाउंट रिकवर्ड इज टैक्सेबल एज परक्विजिट. हालांकि एटीआईएसी वालों के लिए ये डिफरेंट है. डन सर. बहुत बढ़िया.
नेक्स्ट इज अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, यहां पे भी वही अमेंडमेंट आया है आरपीएफ वाला, वो देखने को मिलेगा। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 1,50,000 के ऊपर जाता है तो ये टैक्सेबल है। सो इफ इट इज लेस देन 1,50,000 एग्जाम, मोर देन 1,50,000 इट इज चार्जेबल टू टैक्स टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 1,50,000। यस, इंटरेस्ट ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर सुपरएनुएशन फंड, आरपीएफ एंड पेंशन स्कीम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर जा रहा है तो जो एक्सेस है ये टैक्सेबल एज परक्विजिट हो जाएगा, ये टैक्सेबल एज परक्विजिट हो जाएगा। सो दिस इज द अमेंडमेंट। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। आई थिंक सारे कवर हो गए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट परक्विजिट में घर, कार, गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब, परक्विजिट, सुपरएनुएशन, मूवेबल एसेट। यस, एक बाकी है सेल ऑफ मूवेबल एसेट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट सेल करता है तो ये भी आपको पूछा जाता है। यहां पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर असेट सेल किया होगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर असेट सेल किया होगा तो दिस इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या सेल किया उस पर डिपेंड करता है। इज इट कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज कार और अदर असेट। अगर एसी सेल किया होगा तो ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाएगा, अदर असेट में जाएगा। यहाँ कंप्यूटर रिलेटेड असेट लाइक सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब कवर होते हैं, राइट। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 50%, 20%, 10%। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन WDV, SLM। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन WDV, SLM, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। हर साल के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कैसा बेटा? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर जो भी WDV आएगा, WDV में से सेल वैल्यू माइनस करना, परक्विजिट आ जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ सेइंग, परक्विजिट तभी आएगा व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन WDV। परक्विजिट तभी आएगा व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन WDV। यार मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, रिवीजन है, डीप में पढ़ा नहीं सकता और मेरे पास टाइम कम है और मैक्सिमम टॉपिक मेरे को कवर करने हैं। बट यू नो एज अ टीचर, मैं ही नहीं, इनफैक्ट जितने टीचर है सब ये फील रखते होंगे कि रिवीजन में भी उनको लगता होगा यार ये भी एक पॉइंट पढ़ा दूँ, ये भी एक पॉइंट पढ़ा दूँ, ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, लेकिन काश हमारे पास टाइम होता। और इसी के लिए तो फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच होती है जहाँ पे हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया जाता है। यहाँ पे हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया जाता है। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं सर फास्ट ट्रैक और रेगुलर में फ़र्क क्या है? मैंने कहा बेटा हर चीज़ बहुत डीप में इंक्लूडिंग हर पॉइंट के ऊपर अगर एक एग्जांपल चाहिए तो रेगुलर के अंदर में जाओ। फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड होता है, कंसेप्ट फटाफट रिवाइज करवा दो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, दैट इज़ फास्ट ट्रैक। यस, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं आपसे कभी भी कहूँगा कि भैया रेगुलर आप पहले करिए, उसके बाद आप मैराथॉन्स देख करके भी काम कर सकते हैं। या आपने फास्ट ट्रैक देखा है तो आप मैराथन से भी फटाफट क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, राइट। ये जो रिविजन्स होते हैं ये तब आपको करने चाहिए, तब आपने इन रिविजन्स के ऊपर कूदना चाहिए जब आपका एक बार ऑलरेडी पढ़ के हो चुका होगा। अगर आपका एक बार ऑलरेडी पढ़ के नहीं हुआ होगा तो इन रिविजन्स के अंदर में मत कूदना। समझ में आई बात? पहले खुद से आप पढ़ के देखना, पूरे प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करना और फिर ही इन रिविजन्स के ऊपर कूदना, तो आपको सबसे ज़्यादा इसकी क्या मिलने वाली है? मदद मिलने वाली है। और हाँ, अकेले अकेले मत पढ़ना। इतनी मेहनत मैं भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पर इन कोर्सेज को कर रहे हैं उन तक के ये सब पहुंचना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने अगर इसका फायदा लिया है तो एटलीस्ट आपके 5 से 10 दोस्तों को आपको इसे फॉरवर्ड करना है, तब तो आपकी और मेरी दोनों की मेहनत सफल होगी। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इतने बच्चों को फायदा मिल रहा है। वो बच्चे जब पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर मजा आ गया मैराथन में, मजा आ गया सर ये रिविजन देख करके, हमें भी अच्छा लगता है और यही हमारे लिए मोटिवेशन है। यस, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। बिकॉज ये जो मेहनत चल रही है इतने देर की, इतने फ्री रिविजन्स, ये टोटली फ्री चल रहा है जिसके लिए आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो ये मोटिवेशन हमारा बरकरार रखिएगा, इन वीडियोस को लाइक करके, इन वीडियोस को शेयर करके, इन वीडियोस पे कमेंट करके, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन आप सभी के साथ बना रहे। सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। चलो जी, अगर आप देखोगे मैंने फास्ट ट्रैक नोट के अंदर में 115 BAC और ओल्ड सिस्टम का एक कंपैरिजन डाला है, क्या टैक्सेबल है क्या टैक्सेबल नहीं है। ये एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कह रहा हूं मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो न्यू सिस्टम, ये न्यू सिस्टम क्या है बेटा? 115 BAC। ये जो न्यू सिस्टम है इसमें क्या क्या अलाउड नहीं है? HRA अलाउड नहीं है, लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउड नहीं है, राइट।
इसमें कोई भी अलाउंस जो एकेडमिक अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस है, वो अलाउड नहीं है। यूनिफॉर्म अलाउंस अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस ये अलाउड नहीं है, राइट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउड नहीं है। फ्री फूड फैसिलिटी जो 50 रुपीज़ की आती है वो अलाउड नहीं है। ना ही कोई तीनों डिडक्शन अलाउड है। बाकी सब चीज़ दोनों के बीच में कॉमन। एक बार ये देख लीजिएगा, ये चार्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना मेरे बच्चे, ये चार्ट तेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। यस बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारा सैलरी का पार्ट भी खत्म होता है, आप याद रखिएगा। सैलरी का पार्ट भी आपका क्या होता है बेटा, खत्म होता है। एंड दैट्स इट। आप देख लो जितने अमेंडमेंट है वो सारे के सारे हमने रिवाइज किए हैं। यस मालिक, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जल्दी से आइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फटाफट रिवीजन करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जी हाँ, चालू करते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। इसका मतलब हर चीज आपकी सोच पर डिपेंडेंट है। अगर आप सोचते हो कि आप ये कर सकते हो तो आप ये कर लोगे, और अगर आप सोचते हो कि ये मुझसे नहीं होने वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी सारी चीज माइंड का गेम है, और अगर माइंड ने ठान लिया कि इस बार करना है तो बस करके दिखाना है, उसके लिए फिर रुकना नहीं है, आपको बस अपना देते जाना है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा, सिचुएशन कैसी भी हो। मैं जानता हूं कोविड सिचुएशन में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, जहां पे ये अनसर्टेनिटी होती है, एग्जाम होगा नहीं होगा, सही समय पे होगा नहीं होगा। आप बस अपनी मेहनत करते जाइए, जैसे मैं मेहनत करते जा रहा हूं आपको रोज कुछ ना कुछ देने की। आप भी बस अपनी मेहनत करते जाइए, बाकी सब छोड़ यार, बाकी सब तो होता रहेगा। तू बस अपनी पढ़ाई कर और गेम एंड कर। चला बेटा, सबसे पहले सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन 22 की बात करते हैं, चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन में 3 मेजर कंडीशन आती है। पहला, असेसी मस्ट बी ओनर। ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। देयर मस्ट बी लैंड, बिल्डिंग, अपर टेनेंट देयर टू, एंड लैंड मस्ट नॉट बी यूज्ड और बिल्डिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस और नो? सो ये 3 कंडीशन है। हाउस प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा, एक अजीब सा हेड है। हाउस प्रॉपर्टी एक अजीब सा हेड है, यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी टैक्सेबल है, ना कि एक्चुअल अर्निंग। अर्निंग कैपेसिटी टैक्सेबल है इस प्रॉपर्टी की। यस और नो? चलिए, यहां से हम चलते हैं सेक्शन 27 की ओर। 22 खत्म करने के बाद अगर आप 27 पे डायरेक्टली जंप करोगे तो ये कभी भी बेटर होगा। डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर ये थ्योरी नाम का कंसेप्ट है जो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 26 तक के डीम्ड ओनर को ओनर माना जाएगा। नाउ डीम्ड ओनर में कौन कौन आता है? पहला, ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग लिविंग अपार्ट। यानी अगर आपने अभी कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो द ट्रांसफरर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। हालांकि ये ट्रांसफर अगर अग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट के अंदर में होगा तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा है ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में माइनर को ट्रांसफर किया होगा तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज इट इज टैक्सेबल एज डीम्ड ओनर इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। हालांकि माइनर मैरिड डॉटर के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट को क्या माना जाता है? डीम्ड ओनर माना जाता है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डीम्ड ओनर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रेंट। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वेदर रजिस्टर्ड इन हिज नेम और नॉट। अगर मान लीजिए मैंने कंसिडरेशन पे कर दिया और प्रॉपर्टी का पोजेशन मैंने ले लिया है, भले ही मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा, बट मैं उसका क्या माना जाऊंगा? डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। एंड लीज फॉर मोर देन 12 ईयर, अगर मैंने 12 साल के ऊपर की लीज ली है तो मैं उसका क्या माना जाऊंगा? डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। तो ये 6 केसेस, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इम्पार्टेबल एस्टेट। देन चौथा आता है आपका मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पांचवा ट्रांसफर
एंड हैविंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड सिक्स्थ लीज फॉर मोर देन 12 ईयर। ये सारे लोग डीम्ड ओनर माने जाते हैं, और अगर डीम्ड ओनर है तो उसको ओनर की पदवी दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वापस से ऊपर आइए, सेक्शन 22 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 22 में लिखा था असेसी मस्ट बी ओनर, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर, देयर मस्ट बी लैंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। तो जब हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड को देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, गोडाउन और ऐसी अन्य प्रॉपर्टी का रेंट भी इसके अंदर में कवर होता है। वो सारी प्रॉपर्टी इसमें कवर होती है जहां पे लैंड बिल्डिंग अटैच देयर टू हो, रूफ हो या ना हो। यस, सो स्विमिंग पूल एरिया आपने किराए पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। स्टेडियम आपने किराए पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। देयर मस्ट बी वॉल कनेक्टेड विद द लैंड। अगर खाली लैंड का रेंट आ रहा होगा तो ये अदर सोर्सेस के अंदर में जाएगा। एक और कंडीशन 22 को लिखी थी, असेसी इज द ओनर। तो सबलेटिंग इनकम का क्या होगा? लेट्स से ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। ए की इनकम एचपी में जाएगी बिकॉज ही इज द ओनर। बी को जो रेंट आ रहा है ये कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि वो ओनर नहीं है, और अगर आप ओनर नहीं है तो जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं ये कहां जाएगा बेटा? अदर सोर्सेस के अंदर में जाएगा। तो तीन कंडीशन है, देयर मस्ट बी ओनर, owner includes deemed owner, there must be land building appurtenant thereto, and it must not be used for his own business and profession। वो प्रॉपर्टी आपकी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें लॉज चला रहे हैं, आप उसमें होटल चला रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर में, या वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जा रही है, तो ये इनकम पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, ना कि एचपी के अंदर में। यस, दिस वाज 22। यहां से हमें कभी भी जाना चाहिए फॉर्मेट की ओर। आपको फॉर्मेट याद है हाउस प्रॉपर्टी का? नहीं याद है तो मैं जरा याद दिला देता हूं। फॉर्मेट जरा याद कर लो। सबसे पहले जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, एक्चुअली पेड। फिर आता था एनएवी में से क्या माइनस करते थे बेटा? डिडक्शन। दो डिडक्शन अलाउड है, 24A 24B। यस, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक एक को खोदना चालू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ढूंढनी पड़ती है वो होती है बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या ढूंढना पड़ता है? बोलो जल्दी से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी इज इक्वल्स टू हायर ऑफ आरईआर और एआरआर। आरईआर और एआरआर, आप इसे ईआर एआर भी कहते हो। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, विच एवर इज हायर क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। विच एवर इज लोअर बिकेम आरईआर, विच एवर इज लोअर बिकेम आरईआर। क्लियर है? फिर एआरआर। एआरआर कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट इफ कंडीशन ऑफ रूल 4 इज सेटिस्फाइड। सो एआरआर में से अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे अगर कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाई हो जाता है तो। और आरईआर एआरआर दोनों भी जो बढ़ा रहे हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? जीएवी। सो जीएवी इज इक्वल्स टू हायर ऑफ आरईआर एआरआर। आरईआर में से आरईआर इस तरह से निकलता है, एआरआर में से अनरियलाइज रेंट माइनस होता है अगर रूल 4 की कंडीशन क्या हो जाए बेटा? सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी चीज आती है बेटा म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड। म्युनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहा जाता है। म्युनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहा जाता है। जब हम म्युनिसिपल टैक्स लेते हैं तो म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है। म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है। म्युनिसिपल टैक्स आपने इंडिया में पे किया या फॉरेन में पे किया, बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन। फॉरेन में पे किया, इंडिया में पे किया, बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन। ओनर ने पे किया तो ही डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट ने पे किया डिडक्शन नहीं मिलेगा। राइट? म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, तो अक्रूवल बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अक्रूवल बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कुछ और बातें। म्युनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर का पे किया हो, करंट ईयर का पे किया हो या एडवांस पे किया हो, ऑल आर अलाउड एज डिडक्शन। सो चेक कीजिएगा, इट शुड बी बॉर्न बाय एसएससी नॉट टेनेंट, इट शुड बी एक्चुअली पेड, करंट ईयर अलाउड, पेड अलाउड, एडवांस पेड अलाउड। सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स इज ऑल्सो अवेलेबल, पेड आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर कैश में दिया है तो एक्चुअल ले लेना, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू लेना, ना कि जीएवी। सो फॉर्मेट का सबसे पहली चीज थी जीएवी, उसके बाद था म्युनिसिपल टैक्स, ऑटोमेटिकली एनएवी आ जाएगा। एनएवी में से दो डिडक्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। तभी मिलेगा जब एनएवी पॉजिटिव हो, और अगर एनएवी निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस, पेंटिंग एटसेट्रा खर्चे का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। आपने एक्सपेंडिचर किया, नहीं किया, ज्यादा किया, कम किया, तेल लगाने गया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज स्टैंडर्डली अवेलेबल टू ऑल। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पूरे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल याद करो बेटा, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कितना कितना जल्दी से बोलो?
1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। याद रखें, इंटरेस्ट जो अलाउड है ये अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है। कैसे अलाउड है? अक्रूवल। इसे एक्चुअली पे करना जरूरी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का एक लूप होल आपको पता है, वो ये है कि इंटरेस्ट आप चाहे रिलेटिव को ही क्यों ना पे कर रहे हो, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है ये लोन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। मान लीजिए कोई इंटरेस्ट अनपेड रहा, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, वो अलाउड नहीं है। फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, अगर आपने फ्रेश लोन लिया है टू रीपे ओरिजिनल लोन, इसके ऊपर का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। इसके ऊपर का इंटरेस्ट आपको क्या हो जाएगा मालिक? अलाउ हो जाएगा। अच्छा जी सर, साथ साथ में राइट, इंटरेस्ट का डिडक्शन 80 EE दो डिडक्शंस के अंदर में और मिलता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं डिडक्शन चैप्टर के अंदर में। अच्छा, 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से कहां तक काउंट करते हैं? अगर रीपेमेंट पहले हो गया तो डेट ऑफ बोरिंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक का पूरा पीरियड हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया तो डेट ऑफ बोरिंग से लेकर 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन तक का पीरियड हम लोग को क्या करना होता है? काउंट करना होता है। तो ये एक बार देख लो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक लेते हैं? डन है सर। इसी के साथ साथ तुरंत सेक्शन 25 पढ़ लेना चाहिए। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम लोग आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, इसके ऊपर टीडीएस करना जरूरी है। अगर आपने टीडीएस नहीं किया तो इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस, चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? यूजेस। अलग अलग कंप्यूटेशन जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में होते हैं, सेक्शन 23 इसके साथ डील करता है। सबसे पहला यूज हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जिसमें आप या आपका परिवार रह रहा है, राइट। इसका जीएवी निल, इसको आरईआर के बेसिस पे टैक्स किया जा सकता था, लेकिन भारत सरकार ने बोला प्रॉपर्टी जिसमें आप या आपका परिवार रह रहा है, राइट, इसका जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एनएवी निल आएगा। एनएवी निल है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। याद रखें, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा और वो भी लिमिटेड मिलेगा। कैसा मिलेगा? लिमिटेड मिलेगा। लिमिट कितनी थी? एक्चुअल और 2 लाख विच एवर इज लोअर, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी 3 कंडीशन? लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। कम ऑन। इंटरेस्ट का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लोअर ऑफ 2 थिंग्स, एक्चुअल और 2 लाख। एक्चुअल और 2 लाख, कितनी कंडीशन है? 3। पहला, लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या लोन रिपेयर्स के लिए रहा तो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इज एक्चुअल और 30,000। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। यस, अब यहां पे कुछ सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां पे कुछ सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया है, अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया है तो एसओपी में आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया है तो फिर आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। एसओपी में आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलता इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, अगर एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट करके रखा है तो। अच्छा, फर्दर, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद होगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई भी दो घर का जीएवी आप क्या कर सकते हो? निल क्लेम कर सकते हो। तीसरा घर आपको डीम्ड लेट आउट करना पड़ेगा। कैसा लेट आउट करना पड़ेगा? डीम्ड लेट आउट। ये एक्चुअली किराए पे नहीं गया होगा, पर सरकार को बताने के लिए आपको डीम्ड लेट आउट करना पड़ेगा। सो सपोज आपके पास 3 घर है, कोई भी 2 घर आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर साल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी 2 घर को एसओपी बना लो, जिसका पूरा कैलकुलेशन एसओपी के जैसे होगा, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। तीसरा घर आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है, आरईआर और एआरआर तो मिलेगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है, एक्चुअल लेट आउट नहीं है, तो आरईआर विल बिकेम जीएवी। एवरीबॉडी, अब 3 में से कौन से 2 घर को आपको क्या करना चाहिए? एसओपी करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? हमें वो घर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी इनकम कम या लॉस ज्यादा हो। हमें वो घर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी इनकम कम या लॉस ज्यादा हो। सो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर।
हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सपोज हमारे पास 3 घर है, तो पहले फ्लैट 1 फ्लैट 2 को एसओपी करो, फ्लैट 3 को डीएलओपी कर दो। दूसरा ऑप्शन, फ्लैट 1 फ्लैट 3 को एसओपी करो, फ्लैट 2 को डीएलओपी कर दो। तीसरा ऑप्शन, फ्लैट 1 को डीएलओपी करो, बचे हुए 2 फ्लैट को एसओपी कर दो। याद आ रहा है मालिक? बाकी क्या, एसओपी का कैलकुलेशन पूरा का पूरा नील, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, सर अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या दोनों प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख और 2 लाख अलग अलग मिलेंगे, या दोनों को मिला के 2 लाख या 30,000 मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, दोनों को मिला के। सो द मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर द बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख और 30,000 एज द केस में बी। तो आपको तो पता है, यस चेक करो, आजा भाई। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो ये भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रही बात लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन, अब अगर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो एआरआर तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, तो आरईआर को ही क्या मानना पड़ेगा, जीएवी मानना पड़ेगा। क्या म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा? यस, एनएवी भी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना? अनलिमिटेड। डिसीजन कैसे लिया जाए? ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर में इनकम कम या लॉस ज़्यादा हो। ये ऑप्शन हर साल चेंज किया जा सकता है और हर साल आप ये डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ड वेकेंट फॉर होल ईयर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है और साल भर खाली रखे हैं तो प्रॉपर्टी का जीएवी हम नील पकड़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी और साल भर खाली है तो प्रॉपर्टी का जीएवी क्या पकड़ेंगे? नील पकड़ेंगे। हालांकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी मिलेगा, पूरा अनलिमिटेड। देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, इससे रिलेटेड 2019 के अंदर में एक अमेंडमेंट आया था, अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर रहा है, मतलब बिल्डर, अगर बिल्डर प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर रहा है तो कोई भी पहले 2 साल ही वो जीएवी को नील क्लेम कर सकता है, 2 साल बाद इसको भी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना होगा। सो अगर प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड कर रहे हो तो आप 2 साल तक जीएवी का कैलकुलेशन नील रख सकते हो, 2 साल बाद इस प्रॉपर्टी को भी डीम लेट आउट करना पड़ेगा। यहां पढ़िएगा, वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड for any part of the year and is not let out for the whole or any part of the year, the annual value of such property for a period up to 2 years from the end of financial year in which completion is obtained shall be taken as nil। 2 साल बाद उसे भी क्या करना होगा? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा जी सर, आ जाइए। अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, मतलब वेकेंट कहीं पे भी नहीं है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट फॉर होल ईयर माना जाता है। सो इनकम शैल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर एज अ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ आरईआर पूरे साल भर के लिए निकलता है और एआरआर जो निकलता है वो एक्चुअल लेट आउट पीरियड के लिए निकलता है। जीएवी का कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल, आरईआर एआरआर विचएवर इज हायर। म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, एनएवी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। वो भी कैसा मिलेगा बेटा? अनलिमिटेड। चेक करो, इज दैट डन? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मालिक।
पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन पूछती है। पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट, तो क्या इस पूरे यूनिट को एक ही माना जाए या अलग अलग माना जाए? लॉ कहता है इस पूरे यूनिट को अलग अलग मानना है। एसओपी वाले पार्ट का एसओपी जैसे कैलकुलेशन होगा और एलओपी वाले पार्ट का एलओपी जैसे कैलकुलेशन होगा। सो एसओपी में हम हर जगह चीज नील करते हैं और बस आईओबीसी लेते हैं, दैट टू लिमिटेड, और एलओपी में हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं अनलिमिटेड। सो बस हमें हर चीज को डिवाइड करनी होती है। याद रखें जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, म्युनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल म्युनिसिपल टैक्स और आईओबीसी को डिवाइड करते हुए, और सिर्फ एलओपी वाले फोकस करना जब आप फिगर्स लेते रहोगे तो। सो अगर पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पोर्शन लेट आउट है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक नोट बनानी है। डन सर? बहुत बढ़िया। आइए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है और इसमें वेकेंसी भी है तो क्या करेंगे? आपको तो पता होगा यहाँ का जीएवी कैलकुलेशन बदल जाता है, याद है कि नहीं है तुम्हें? अरे याद करना होगा, ये बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है मेरे भाई, तेरे को याद करना होगा, कम समय में ज्यादा करना है भाई तेरे पास। समझ ले, अगर ड्यू डेट के हिसाब से चले तो तेरे पास 1 महीना बाकी और 1 महीने में पूरे 12 महीने की मेहनत करनी है, तो तुझे 12 टाइम इफेक्टिवली तेरे ब्रेन को काम करवाना होगा। 1 महीने में 12 महीने की मेहनत करनी है तो तुझे 12 टाइम इफेक्टिवली काम करना होगा। सो वैकेंसी के केस में क्या होता है, हम सबसे पहले आरईआर निकालते हैं फॉर द होल ईयर। आरईआर निकलता है फॉर द होल ईयर। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 आरईआर एज इफ देयर इज नो वैकेंसी। स्टेप नंबर 2 हम एआरआर निकालते हैं। एआरआर में से अनरियलाइज रेंट माइनस करके, जैसा एआरआर साल भर के लिए निकलता है बिल्कुल वैसे एआरआर निकालते हैं। स्टेप 3 निकालते हैं एक्चुअल रेंट। स्टेप 3 कैसे निकलता है? एक्चुअल रेंट बोल करके निकलता है। सो स्टेप 3 इज एक्चुअल रेंट। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं, अगर एक्चुअल रेंट आरईआर से बड़ा है तो एक्चुअल रेंट को क्या मानते हैं? जीएवी। अगर एक्चुअल रेंट आरईआर से बड़ा है तो एक्चुअल रेंट को क्या मानते हैं? जीएवी। अगर आरईआर एआरआर से बड़ा है, इफ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट इज इक्वल्स टू जीएवी। इफ इट इज फॉर अदर रीजन, आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज इक्वल टू जीएवी। इसको याद रख लेना। अगर ये वैकेंसी के कारण होगा, ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, एआर इज इक्वल टू जीएवी। अदरवाइज आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज इक्वल टू जीएवी। चलो जो बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। अगर अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड हुए तो उसका टैक्सेबिलिटी सेक्शन 25AA-25B के हिसाब से आता है। अनरियलाइज रेंट रिकवर या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर, जिस साल रिकवर हुए उस साल टैक्सेबल, जिस साल रिकवर हुए उस साल टैक्सेबल। यस, भले ही आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो अब या ना हो। सो अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड जिस साल मिले उस साल टैक्सेबल होता है, और जितना मिले इसमें से 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। जितना मिले इसमें से 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी वेदर ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। वॉट एवर रिसीव्ड 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट। अगर आप मॉड्यूल में जाकर के देखोगे, इसके ऊपर एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, आपको उसमें दुनिया भर की डिटेल मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा ईजी है। उस प्रॉब्लम को एक बार देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बड़ा इजी प्रॉब्लम है। यस, अच्छा जी सर। आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 26 को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओन्ड प्रॉपर्टी, को ओन्ड मतलब दो लोगों ने मिलकर के अगर एक प्रॉपर्टी को ओन किया है तो इसे हम कहते हैं को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओन्ड प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों को ओनर एसओपी का बेनिफिट लेंगे और दोनों को 2 लाख और 30,000 एज द केस में बी का डिडक्शन मिलेगा। सो इफ दे यूज इट एज एसओपी, बोथ कैन क्लेम एसओपी बेनिफिट एंड बोथ आर अलाउड अ डिडक्शन ऑफ 30,000 और
2 लाख, राइट। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है मॉड्यूल के अंदर में, अरुण और बिमल, वो एक प्रॉब्लम देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, उसके अंदर में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। रेगुलर बैच में हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था, राइट। यूज एज एलओपी, अगर एलओपी जैसे यूज कर रहे हो तो 2 स्टेप में कैलकुलेशन होता है। स्टेप 1, कैलकुलेट द एचपी एज इफ देयर इज नो कोनरशिप। आप जैसे एचपी की इनकम निकालते हो बिल्कुल वैसे निकालो, और उसके बाद कोनरशिप का आप इनकम डिवाइड कर लो, कोनरशिप का आप इनकम क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यस और नो? अच्छा जी, आओ कुछ और बातें करते हैं एचपी के अंदर में। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आउटसाइड इंडिया से आ रही होगी तो क्या होगा? अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आउटसाइड इंडिया से आ रही होगी तो आरओआर को तो टैक्सेबल, बिकॉज आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। सो आरओआर के केस में चाहे रेंट इंडिया में मिल रहा हो चाहे रेंट आउटसाइड इंडिया में मिल रहा हो, डजंट मैटर, दैट रेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन आरएनओआर एनआर के केस में तभी टैक्सेबल ओनली इफ द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तभी जाके वो इंडियन इनकम बनेगा और तभी जाके उसकी टैक्सेबिलिटी यहां अराइज होगी। यस, बहुत बढ़िया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं मालिक। कंपोजिट रेंट के ऊपर आते हैं। क्या है मालिक कंपोजिट रेंट? अगर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग विथ रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी भी कलेक्ट किया जाता है, राइट, आप सेपरेबल है, इनसेपरेबल है। अगर आपका प्रॉपर्टी के रेंट के साथ साथ आप अदर फैसिलिटी का भी रेंट साथ में कलेक्ट करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, क्लब हाउस हो गया, पार्किंग हो गया, एटसेट्रा हो गया, इन दोनों का रेंट अगर मिला दे तो हम इसे कहते हैं कंपोजिट रेंट, राइट। अगर आप इसे सेपरेट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का कितना और अदर फैसिलिटी का कितना, तो प्रॉपर्टी का वाला जो रेंट है ये जाएगा एचपी के अंदर में, और अदर फैसिलिटी वाला जो रेंट है ये या तो पीजीबीपी या तो अदर सोर्सेज में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट इज योर मेन एक्टिविटी और नॉट। अगर आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा इनकम या तो पीजीबीपी में जाएगा या तो अदर सोर्सेज में जाएगा। सो इफ इट इज सेपरेबल, राइट, लेटिंग इज द मेन बिजनेस, एचपी का एचपी में और अदर एसेट्स का पीजीबीपी में। लेटिंग इज नॉट द मेन बिजनेस, एचपी का एचपी में और अदर चीजों का अदर सोर्सेज में। इफ इट इज नॉट सेपरेबल, एंटायर इनकम इधर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, एंटायर इनकम इधर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। इज दैट डन? चलिए 115 बीएसी का इंपैक्ट देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। हाउस प्रॉपर्टी पे 115 बीएसी का इंपैक्ट देख लेते हैं। चलिए इंपैक्ट को समझते हैं। पूरे हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है टेक्निकली, या तो वो एसओपी होता है या तो वो एलओपी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, राइट। सो मैं डीम लेट आउट को लेट आउट ही पकड़ रहा हूं। एसओपी के केस में अगर आपने 115 बीएसी ऑप्ट किया है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। एसओपी के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। यही अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड का कैपिटल डिडक्शन आपको जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलता अंडर 115 बीएसी, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिल जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लेट आउट प्रॉपर्टी के कारण एचपी का लॉस आएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर आपने आईओबीसी क्लेम किया है एंड इफ देयर इज अ लॉस, ये लॉस आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा और एचपी से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर एचपी में कोई लॉस आया है और ये लॉस आपका 115 बीएसी ऑप्ट कर रखा है आपने, तो ये लॉस किसी दूसरे हेड के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। सो अगर आप देखोगे एवरीथिंग ओके, राइट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए तो मिलेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं मिलेगा। ये चार्ट को जरा ध्यान से देखना। दूसरी बात, सेट ऑफ कर पाओगे क्या आप? सेट ऑफ कर पाओगे क्या आप? आंसर इज नो।
एग्जिस्टिंग सिस्टम में हो सकता था, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, आप उसे सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे। करंट ईयर का लॉस है, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर पाओगे क्या? आंसर इज नो, ओल्ड सिस्टम में चलता था। तो ये चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख लो, मेरे बुक में है, नहीं होगा तो आप इसको फोटो खींच के रख लो ताकि आपको ये ईजी हो जाए। राइट? चलिए, सो यहां हमारा हाउस प्रॉपर्टी का भी रिवीजन मालिक ओवर होता है। एग्जाम में हाउस प्रॉपर्टी के आने के चांसेस मुझे लगता है थोड़े से कम है, या आएगा भी तो एसओपी वाला पार्ट पूछ लेगा जिसमें आईओबीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। मुझे लगता है ये आपको पूछा जा सकता है। सो ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, सैलरी प्लस एचपी प्लस अदर सोर्सेज, इन तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन पूछ लेगा जहां पे आपको डिविडेंड इनकम के साथ भी ये सारी चीजें पूछ लेगा। सो एग्जामिनर का 3 पर्पस, 3 अमेंडमेंट एक साथ कैच करने में आसानी हो सकती है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो मालिक, आज हम लोगों ने और भी सारे टॉपिक को कंप्लीट किया। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कुछ और चीजें हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको अगर करंटली मेरी सिचुएशन बताऊं तो मैं रिसेंटली कल की बात मैं आपको बता दूं, वी हैव लॉस्ट वन ऑफ द फैमिली मेंबर बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। लेकिन मेरे पापा ने और मेरे घर वालों ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि यार लाइफ ना रुकती नहीं है, लाइफ ना रुकती नहीं है, और आपने अपनी मेहनत कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरा इधर एक परिवार है, वैसे मेरा एक परिवार आप भी है जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। येस और नो? मेरे परिवार में इधर जानमाल का नुकसान होता है, तो जहां आपका अटेम्प्ट लगता है वहां पे भी मुझे लगता है कि ये मेरा नुकसान होता है। तो मैं भले ही किसी भी स्ट्रेस के अंदर में हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कोविड पॉजिटिव है और हमारे यहाँ डेथ भी हुई है, 3rd डेथ है कोविड के कारण, तो स्टिल मुझे एक चीज़ जो समझती है ना, वो ये समझती है कि बॉस मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। सो बस आप लोगों से भी बस एक ही उम्मीद करता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के भी घर परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जो इस कोविड सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, डेथ हुई होगी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मेरे घर पे दोनों सिचुएशन हुई है। बट एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि यार आप कुछ भी नहीं कर सकते हो एज ऑफ नाउ उनके लिए। फ़ोन पे बात कर सकते हो, मे बी उनके लिए साइलेंस रख सकते हो, और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनके जल्दी से रिकवर होने के लिए आप प्रे कर सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हो ना, वो अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड लॉकडाउन के बाद हमारे फैमिली पे फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या आएगा ये हम सभी समझ सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा मेहनत हो, कोई कसर मत छोड़ो अपनी मेहनत में, 1% की भी मत छोड़ना। और प्रैक्टिस, एडिशनल प्रैक्टिस, और प्रॉब्लम सॉल्व कर। अपना 100 नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बार 200% दे, तब जा करके इस एग्जामिनेशन को तो क्लियर कर पाएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, जो बच्चा इस टाइम पे कोचिंग नहीं कर पा रहा होगा किसी भी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल और अदरवाइज, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि वो एटलीस्ट रिवाइज कर ले, पढ़ ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बने रहिए साथ में।